हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के चैप्टर 2 के लेक्चर 2 को समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने आर्थिक राष्ट्रवाद को अच्छे से समझा था। आज के इस लेक्चर में हम उदारवाद और संरचनावाद को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पहले बात करते हैं उदारवाद की। देखिए दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक देखना, सारी बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर जो नोट्स हैं वो काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो आपके लिए सारे नोट्स भी काफ़ी यूज़फुल हैं। सारी बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, लेक्चर 1 में हमने आर्थिक राष्ट्रवाद को समझ लिया था। इस लेक्चर 2 में हम पहले बात कर रहे हैं उदारवाद की, और इसके बाद हम बात करेंगे संरचनावाद की। उदारवाद की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के ज्ञानोदय काल में हुई थी, जहां कुछ प्रमुख विचारक जैसे एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने आर्थिक स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और तुलनात्मक लाभ के सिद्धांतों का प्रचार किया। इनका मानना था कि जब लोग अपनी आर्थिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से चलाते हैं और सरकार इसमें कम हस्तक्षेप करती है, तो बाजार बेहतर तरीके से काम करता है और सभी को लाभ होता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में इसी विचार को समझाया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सामान्य बातें आपको बताई जा रही हैं। उदारवाद की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई। यहाँ पर कुछ प्रमुख विचारकों के बारे में बताया जा रहा है जिन्होंने उदारवाद की उत्पत्ति में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, इसके अलावा जॉन लॉक। ये कुछ प्रमुख विचारक थे जिन्होंने उदारवाद की उत्पत्ति में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे कि एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, इन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता की बात की, मुक्त व्यापार की बात की, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत को सामने रखा। जैसे कि डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत को सामने रखा। इसके अलावा एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में ये समझाने का प्रयास किया कि सरकार को बाजार में कम हस्तक्षेप करना चाहिए, और जो जो बाजार होता है वो बेहतर तरीके से काम करता है और उसमें सभी को लाभ होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बस उत्पत्ति की बात की गई है। अभी हम आगे कई सारे पॉइंट्स को देखेंगे जिससे कि ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी जब दोस्तों आप सारे पॉइंट्स को समझ लेंगे तो आपको टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डीपली समझ में आ जाएगा। औद्योगिक क्रांति के दौरान और बाद में ये विचार और अधिक प्रभावशाली हुए और समकालीन पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का आधार बने। उदारवाद का मानना है कि बाजार जब स्वतंत्र रूप से चलता है तो समाज और देशों के बीच आर्थिक रिश्ते को बेहतर बनाता है, जिससे सद्भावना और शांति बनी रहती है। मतलब यहाँ पर दोस्तों यही है। अभी यहाँ पर हमने जो बातें की, जैसे कि आर्थिक स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार, तुलनात्मक लाभ या सरकार को कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ये जो विचार था ये आगे चलकर और ज़्यादा प्रबल हुआ, और फिर ये जो विचार हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का आधार बने। उदारवाद का मानना है बाजार जब स्वतंत्र रूप से चलता है तो समाज और देशों के बीच आर्थिक रिश्ते को बेहतर बनाता है, जिससे सद्भावना और शांति बनी रहती है। तो ये सामान्य बातें समझ में आ रहा है आपको। कुछ उदारवादी सरकार के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, जबकि कुछ सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय के लिए राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। अब देखिए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो उदारवादी जो विचार है, अगर हम उदारवाद की बात करें तो उदारवाद तो अधिक से अधिक स्वतंत्रता की बात करता है, और व्यापार के कॉन्टेक्स्ट में, अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में भी ये यही कहता है कि सरकार को कम हस्तक्षेप करना चाहिए। नॉर्मली तो जब हम नॉर्मली उदारवाद की बात करते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है ना, कि उदारवाद का मतलब हुआ कि अधिक से अधिक स्वतंत्रता, और जब अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में उदारवाद को देखते हैं तब भी इसका मतलब यही होता है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, लोग स्वतंत्र होने चाहिए व्यापार वगैरह करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उदारवाद को भी लेकर यहाँ पर दो पक्ष देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि एक पक्ष तो उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत एक पक्ष ये कहता है कि सरकार को हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और स्वतंत्रता पर जोर अधिक देना चाहिए। मतलब एक पक्ष ऐसा है जो कहता है कि उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत सरकार को बहुत ही कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ना बहुत ही कम हस्तक्षेप सरकार को करना चाहिए और स्वतंत्रता पर अधिक जोर देना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है कि सरकार को स्वतंत्रता पर जोर तो देना चाहिए, लेकिन साथ में सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय बनाए रखने के लिए, या आर्थिक न्याय सभी को प्राप्त हो, सभी लोगों को आर्थिक न्याय प्राप्त हो, समाज में समानता समानता प्राप्त हो,
इसके लिए सरकार को हस्तक्षेप भी करना चाहिए। तो यहाँ पर दो विचार हमें देखने को मिल जाते हैं। मतलब उदारवाद के समर्थन में यहाँ पर हमें दो विचार देखने को मिल जाते हैं। तो सामान्य बातें तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। उदारवादियों का मानना है कि व्यापार और आर्थिक संबंध देशों को जोड़ते हैं और सभी को लाभ पहुंचाते हैं, जिससे सहयोग और शांति को बढ़ावा मिलता है। उदार वैश्विक अर्थव्यवस्था साझा हितों को प्रोत्साहित करती है और यथास्थिति को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे राजनीति में स्थिरता और शांति की संभावना बढ़ती है, ठीक है। मतलब ये उदारवादी जो विचारधारा है वो यही कहती है कि उदारवादी विचारधारा से राजनीतिक स्थिरता और जो शांति है उसकी संभावना बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने उदारवाद की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सामान्य बातों को समझा। आइए कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ पर परिभाषाओं और संरचनाओं को समझना। आर्थिक उदारवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि लोगों को अपने आर्थिक फैसले खुद लेने की आज़ादी होनी चाहिए, सरकार इसमें कम से कम हस्तक्षेप करे। इसका मतलब है कि लोग बिना सरकारी रुकावट के व्यापार कर सकें, अपनी संपत्ति रख सकें और बाज़ार में प्रतियोगिता कर सकें। बहुत सामान्य बातें बताई जा रही हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। आर्थिक उदारवाद क्या है? आर्थिक उदारवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि लोगों को अपने आर्थिक फैसले खुद लेने की आज़ादी होनी चाहिए। मतलब यही है आर्थिक उदारवाद। ये मतलब आर्थिक उदारवाद का यही मानना है कि जो लोग हैं वो अपने आर्थिक निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हों और सरकार इसमें कम से कम हस्तक्षेप करे। ये बाज़ार में खुली प्रतियोगिता की बात करता है। ये मतलब बात करता है कि लोग बिना सरकारी रुकावट के व्यापार कर सकें। तो आई होप दोस्तों आपको आर्थिक उदारवाद का मतलब समझ में आया होगा। अभी हमने जब हमने बात की उदारवाद की, अब हम आर्थिक उदारवाद समझ रहे हैं। तो ये उदारवाद ही है दोस्तों, ठीक है। लेकिन स्पेशली जब हम आर्थिक उदारवाद कह रहे हैं तो स्पेशली यहाँ पर हम आर्थिक मामलों की ही बात कर रहे हैं। मतलब उदारवाद का जो विचार आर्थिक मामलों की बात कर रहा है, यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी बातें हैं हम उसकी स्पेशली यहाँ पर बात कर रहे हैं। आर्थिक उदारवादियों का मानना है कि जब लोग अपने आर्थिक निर्णय खुद लेते हैं तो इससे समाज में अधिक तरक्की, नए आविष्कार और समृद्धि आती है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यही है कि आर्थिक उदारवादियों का यही मानना है कि जब लोग अपने आर्थिक निर्णय खुद लेते हैं तो इससे पूरे समाज को ही लाभ होता है, ठीक है, नए आविष्कार होते हैं और समृद्धि आती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे यहाँ पर ये क्या तर्क रख रहे हैं आर्थिक उदारवादी। यहाँ पर क्या तर्क रख रहे हैं कि जब लोग अपने आर्थिक निर्णय खुद लेते हैं तो इससे पूरे समाज को लाभ होता है। तो इसे हम दोस्तों एडम स्मिथ ने जो अदृश्य हाथ के सिद्धांत की बात की थी उसके ज़रिए इसको हम समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों एडम स्मिथ ने निज स्वार्थ की बात की थी कि हर व्यक्ति अपना निज स्वार्थ देखता है, ठीक है। हर व्यक्ति चाहता है कि मतलब उससे ज़्यादा फ़ायदा हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो दुकानदार हो। हर व्यक्ति मतलब यही चाहेगा कि उसका ज़्यादा फ़ायदा हो। तो यहाँ पर मैं यही समझाना चाहता हूँ कि एडम स्मिथ ने निज स्वार्थ की बात की थी और उन्होंने ये कहा कि हर व्यक्ति अपने लिए आर्थिक निर्णय जब खुद लेते हैं, जब वो अपने अंदर मतलब निज स्वार्थ की बात मतलब अपना हित देखते हैं तो इससे लास्ट में पूरे समाज को ही फ़ायदा होता है। कैसे होता है? तो उन्होंने ये बताया कि जैसे कि बाज़ार है, तो बाज़ार में क्या है कि कस्टमर के पास ये ऑप्शन है कि वो किसी भी दुकानदार से सामान खरीद सकता है और दुकानदार के पास भी ये ऑप्शन है कि उसको जो कस्टमर ठीक लगे वो उसको सामान बेच सकता है। मान लीजिए दोस्तों, कहने का मतलब आप इसे दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि कोई किताब का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बुक है, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई बुक है। अब एक दुकानदार यही बुक, ये वाली कोई मतलब सेम ही बुक मान लीजिए एक दुकानदार 500 रुपये की बेच रहा है, ठीक है। अब दूसरा दुकानदार उसी बुक को मान लीजिए 400 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो अब व्यक्ति के पास ये ऑप्शन है कि व्यक्ति चाहे तो इससे सामान ले ले, चाहे वो इससे ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पर ये भी देखिए कि जो दूसरा दुकानदार है जो देख रहा है कि मैं 500 का बेच रहा हूँ, मेरा कम बिक रहा है या नहीं बिक रहा है या कुछ भी हो सकता है। अगर वो देख रहा है कि ये मतलब दूसरा दुकानदार 400 रुपये में वो वही किताब बेच रहा है, तो ये अपने जो रेट है ये भी अपने रेट्स को थोड़ा कम करने का प्रयास करेगा। मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर फिर एक कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन में क्या होगा, जो कंज्यूमर है उसको एक लाभ ये हो जाएगा कि उसको जो चीज़ें हैं वो सही दाम पर मिल जाएंगी और यहाँ पर दुकानदार का भी यहाँ पर एक फ़ायदा होता है। कंपटीशन में अधिक से अधिक अच्छी क्वालिटी बनाने का भी प्रयास किया जाता है। कई सारे नए तरीके खोजे जाते हैं, कई सारी नई चीज़ें सामने आती हैं। तो
तो मतलब ये पूरे समाज के लिए लाभदायक है, मतलब ये पूरे समाज को ही फ़ायदा देगा। और मान लीजिए कि दोस्तों जैसे कि जो दुकानदार है, मान लीजिए कि किसी दुकानदार की कोई मतलब चीज़ें जो क्वालिटी में बहुत अच्छा दे रहा है, तो वो कस्टमर से एक अच्छे पैसे भी ले सकता है, ठीक ठाक पैसे भी उसको मिल सकते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जाता है कि पूरे समाज को इससे लाभ मिलता है। मैं यहाँ पर किसी विचार का समर्थन नहीं कर रहा, मैं बस यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप आई होप यहाँ तक मतलब समझ गए होंगे। बाकी एक बार थोड़ा सा और उदाहरण देके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि एक बाज़ार है, मार्केट है, तो उसमें जो कंज्यूमर्स हैं, जो मतलब जो भोक्ता हैं, अब उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो किसी भी दुकान से सामान खरीद सकते हैं जहाँ उनको ठीक लगे, जहाँ उनको ठीक लगता है कि मुझे इस दुकान पे सामान सही मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी मिल रही है, सस्ता मिल रहा है, तो जैसा उन्हें ठीक लगे वो उस दुकान से ख़रीद सकते हैं सामान जहाँ उनको ठीक लगे। दूसरी तरफ जो दुकानदार है उसके लिए भी ये फ़ायदा हो गया है, मतलब ये फ़ायदा है कि उसको वो चाहे अब मतलब अपना उत्पाद उस व्यक्ति को बेच सकता है जो उसे उस वस्तु का सही मूल्य दे। मतलब दुकानदार का जो भी उत्पाद है, जो भी दुकानदार के पास सामान है, तो दुकानदार उस सामान को उस उपभोक्ता को बेच सकता है जो उसे उसका सही दाम दे। तो यहाँ पर एडम स्मिथ यही कहते हैं कि इससे पूरे समाज को ही लाभ होता है। तो यहाँ पर ये बात करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। हो सकता है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको लंबा समझाया, लेकिन आपके लिए यूज़फुल था। उदारवाद यह मानता है कि अगर देश एक दूसरे से निष्पक्ष और खुला व्यापार करेंगे तो उनके बीच संबंध मजबूत होंगे, जैसे लोगों के बीच आपसी विश्वास होता है। ठीक है, यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर उदारवाद का ये विचार है कि अगर देश एक दूसरे से निष्पक्ष और खुला व्यापार करते हैं तो इससे मतलब जो देश हैं, ठीक है, उनके बीच संबंध मजबूत होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से पहले पारंपरिक उदारवाद 18वीं से 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक। ध्यान रखना दोस्तों, पारंपरिक का मतलब होता है शुरुआती। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी विचार, जैसे कि उदारवाद का ही विचार है, तो जो शुरुआती रूप था उदारवाद का उसे हम कहेंगे पारंपरिक उदारवाद। पारंपरिक उदारवाद 17वीं और 18वीं शताब्दी में उभरा। इसके प्रमुख विचारक जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल, एडम स्मिथ, जॉन लॉक थे। ये लोग मानते थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार और मुक्त बाजार जरूरी है। उन्होंने सरकार से कम हस्तक्षेप की मांग की। इस समय के दौरान पूंजीवाद और औद्योगिकरण ने आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्थाओं की नींव रखी। बहुत सामान्य बातें, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ प्रमुख विचारक थे, इस पारंपरिक उदारवाद के ये कुछ प्रमुख विचारक थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार, मुक्त बाजार, इन सब को बहुत ज़्यादा मतलब इन पर जोर दिया गया था। सरकार से कम हस्तक्षेप की मांग की गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले ये विचार था उदारवाद के अंतर्गत, पारंपरिक उदारवाद में। विश्व युद्ध के बाद उदारवाद में क्या विचार शामिल हुए? 1930 के दशक के ग्रेट डिप्रेशन और युद्ध के प्रभावों के बाद लेसेज फेयर पूंजीवाद की सीमाओं का पता चला। इसलिए युद्ध के बाद उदारवाद ने सामाजिक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा दिया। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने असमानता और गरीबी को कम करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाया। इसका लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आवास जैसी सेवाओं को प्रदान करना था। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये देखा गया ना, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं, यहाँ पे सिर्फ यही कहा जा रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, ये हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फिर हम देखते हैं कि 1930 में क्या होता है। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन देखा जाता है। ठीक है, एक वैश्विक महामंदी देखी जाती है, जिसके बाद पता चलता है कि हाँ, ये जो उदारवादी विचार है या ये जो पूंजीवादी विचार है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि खुला कंपटीशन होगा तो सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ सीमाएं मतलब इनकी कुछ सीमाएं भी हैं। ठीक है, कुछ बाउंडेशंस भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं कुछ। तो इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिर 1930 के दशक में जब इस चीज़ का एहसास हुआ, तो इस समय फिर सामाजिक उदारवाद का विचार भी सामने आया। यानी कि जो सरकार है उसे भी कई सारे कार्य अपने हाथ में लेने चाहिए, ऐसा विचार सामने आया। जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और आवास जैसी सेवाओं को प्रदान करना।
मतलब एक कल्याणकारी राज्य का विचार फिर सामने आया। जैसे कि पहले क्या बात हो रही थी कि सरकार को बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर जब 1930 में देखा गया कि नहीं, ये जो मतलब आर्थिक विचार है, ये जो पूंजीवाद है, ऐसा नहीं है कि इसमें अगर हम मुक्त व्यापार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब 1930 में महामंदी देखी गई तो इस चीज़ का एहसास हुआ कि इसकी भी अपनी कुछ सीमाएँ हैं, इसलिए सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हैं। वैश्विक राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और वैश्विक आर्थिक संबंधों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के उदारीकरण द्वारा अब उदारवाद के क्या प्रमुख प्रभाव पड़े हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उदारवाद के क्या प्रमुख प्रभाव पड़े हैं विश्व अर्थव्यवस्था पर, यहाँ पर ये सारी बातें बताई जा रही हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सामने आई, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और गेट जो कि अब WTO बना, बाद में मतलब गेट को बदलकर फिर WTO बना, जैसे संस्थाएं स्थापित की गई। इनका उद्देश्य वैश्विक सहयोग, आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना था। अब देखिए दोस्तों, उदारवाद का ही तो एक प्रभाव है ना कि कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि विश्व बैंक, IMF और WTO ये सामने आई हैं। वाणिज्य और निवेश, व्यापार प्रतिबंधों को कम करके और निवेश को बढ़ावा देकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को खुला किया गया। इसने आर्थिक विस्तार और संपन्नता को बढ़ावा दिया, मतलब व्यापार बढ़ा है, निवेश बढ़ा है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियां, खुली व्यापार नीतियों के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास हुआ, मतलब अब कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां सामने आई। उदारवाद का ही एक ये प्रभाव है कि कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां सामने आई। इन कंपनियों ने वैश्विक स्तर पर उत्पादन और व्यापार नेटवर्क बनाकर वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं नव उदारवाद की। देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पे सारी चीज़ों को एक बार कंक्लूड करेंगे। ठीक है, शुरू से लेकर अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें समझी हैं, अभी हम इसको समझेंगे, लेकिन पहले हम नव उदारवाद को एक बार समझ लेते हैं। नव उदारवाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरा, खासकर जब लोगों को लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का उदारवाद अपनी कमियों की वजह से सफल नहीं हो रहा। इसका उद्देश्य था कि सरकार का कम से कम दखल हो और बाज़ार को अपनी मर्जी से काम करने दिया जाए। मुख्य बातें, प्रमुख विचारक जो थे वो थे फ्रेडरिक हायेक और मिल्टन फ्रीडमैन ने इसे बढ़ावा दिया। मूल विचार क्या था नव उदारवाद का? तो नव उदारवाद का मानना है कि अगर सरकार की भूमिका कम हो और बाजार स्वतंत्र रूप से काम करे तो इससे देश में आर्थिक विकास तेज़ी से होगा। अब देखिए दोस्तों, नव उदारवाद ये जो विचार है इसका यही मानना है कि सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और बाजार स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। मतलब सरकार का बाजार में कम से कम हस्तक्षेप हो। ठीक है, इसके लिए नव उदारवाद के जो समर्थक है उन्होंने कहा कि सरकार बाजार पर कम नियम बनाए, सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों को बेच दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक संपर्क को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार मैं इसे आपको पढ़कर बताता हूँ, फिर सारी बातें अच्छे से क्लियर करके आपको समझाऊँगा। इस जो नव उदारवाद के समर्थक हैं उनका कहना है कि इससे प्रतिस्पर्धा, नवाचार यानी कि नई सारी चीज़ों का आविष्कार होगा, धन में वृद्धि होगी। आलोचक हैं तो उनका मानना है कि इससे असमानता बढ़ गई है, वित्तीय संकट आए हैं और सामाजिक सुरक्षा कमज़ोर हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आप सारी बातों को सही से समझिए। अब यहाँ पर हम शुरू से बात कर रहे हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर हम बात करें शुरुआत की, तो उदारवाद का जब विचार सामने आया था, ठीक है, जब उदारवाद के विचार की उत्पत्ति हुई थी तो उदारवाद का विचार यही था कि सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार को बाज़ार में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, जो उदारवाद का विचार था वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रहा था और मुक्त व्यापार की बात कर रहा था, और यही सरकार से कह रहा था कि सरकार को बाज़ार में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और लोग अपने आर्थिक निर्णय खुद लें, सरकार को उसमें कोई दखल नहीं देना चाहिए। यही उदारवाद का विचार था। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। लेकिन दोस्तों जब 1930 के दशक में ग्रेट डिप्रेशन देखा गया, वैश्विक स्तर पर जो महामंदी देखी गई थी, तो उससे ये समझ में आया कि ये जो पूंजीवाद का या ये जो उदारवाद का विचार है, इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं।
तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर फिर सामाजिक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य का जो विचार है ये सामने आता है। उदारवाद की विचारधारा में ही अब यहाँ पर ये विचार शामिल हो जाता है कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसे कि जो असमानता है, जो गरीबी है, इसको कम करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, ये विचार इसमें शामिल हो जाता है। अब दोस्तों ये जो नव उदारवाद का विचार है ये वापस से यही कह रहा है कि सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, बाज़ार को खुला छोड़ देना चाहिए, खुला कंपटीशन होना चाहिए। नव उदारवाद का विचार आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपको आई होप यहाँ तक उम्मीद है कि आपको पूरी तरह उदारवाद का ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। नव उदारवाद और अच्छे से बता दे रहा हूँ कि ये वापस से यही कह रहा है कि सरकार को बिल्कुल कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक है। जो सरकारी कंपनियाँ हैं उनको निजी कंपनियों को बेच दिया जाए, मतलब यहाँ पर ये निजीकरण की भी बात करता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने की बात करता है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये उदारवाद ही ये उदारवाद का ही एक विचार है, ठीक है। जो पहले शुरुआत में उदारवाद का जो विचार था वो वापस नव उदारवाद के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखिए दोस्तों 1991 में भारत में भी इन्हीं विचारों के आधार पर आर्थिक सुधार शुरू किए, जिसमें सरकारी नियंत्रण कम किया गया और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। अब देखिए दोस्तों 1991 में आप जानते हैं कि भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी, जिसके कारण भारत ने निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया था। ये वही टाइम पीरियड था जब नव उदारवादी विचार जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मजबूत हो रहा था विश्व में। ये वही टाइम पीरियड था जब नव उदारवादी जो विचार था वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहा था। तो इसी टाइम पीरियड पे यहाँ पे समझाया जा रहा है कि 1991 में भारत ने भी इन्हीं विचारों के आधार पर आर्थिक सुधार शुरू किए। मतलब वैश्विक स्तर पर यही विचार सामने आ रहा था ना कि अब मतलब सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक है। ऐसा विचार विश्व पर मतलब विश्व में सामने आ रहा था। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि भारत की स्थिति ऐसी ही थी कि इस समय मतलब भारत की स्थिति मतलब बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। तो भारत ने 1991 में जो नई आर्थिक नीति को अपनाया था तो उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि नव उदारवाद का जो विचार था वो विश्व में काफ़ी मतलब प्रबल हो रहा था इस टाइम पीरियड के बीच। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको काफ़ी बातें समझ में आई होंगी। बहुत इजी है, हार्ड नहीं, बस थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर किया। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं संरचनावाद की। संरचनावाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एक सिद्धांत है जो यह समझने की कोशिश करता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में शक्ति और असमानताएं कैसे काम करती हैं। यह सिर्फ बाजार या व्यक्तिगत आर्थिक फैसलों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि बड़ी ताकतों और संरचनाओं, ठीक है, स्ट्रक्चर की ओर देखता है, जैसे कि सत्ता, वर्ग और ऐतिहासिक परिस्थितियां जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देती हैं। संरचनावाद यह कहता है कि हमें यह समझने की ज़रूरत है कि कैसे बड़ी संस्थाएं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, सामाजिक वर्गों के बीच के संबंध और पुरानी ऐतिहासिक घटनाएं आज के आर्थिक परिणामों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर गरीब देशों और अमीर देशों के बीच असमानता को सिर्फ बाजार की ताकतों से नहीं समझा जा सकता, इसके लिए पीछे ऐतिहासिक शोषण और संस्थागत ताकतें भी हैं। मतलब दोस्तों ये जो दोस्तों संरचनावाद है ये संस्थागत चीज़ों पर या जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उन पर फोकस करता है। ये समझने का प्रयास करता है कि ये जो असमानताएं हैं या ये जो मतलब ये जो चीज़ें हैं, असमानताएं वगैरह हैं, तो ये किस तरह से हैं, और ऐसे और इसमें ये संस्थागत जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करता है। अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस सिद्धांत के आधार पर कई विचारधाराएं हैं, जैसे विश्व प्रणाली सिद्धांत, निर्भरता सिद्धांत, मार्क्सवाद। ये विचार बताते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता पैदा करता है और इसे बनाए रखता है। संरचनावाद हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था केवल आर्थिक कारकों से नहीं चलती, बल्कि इसमें बड़ी सामाजिक और राजनीतिक ताकतें भी शामिल हैं। अब देखिए दोस्तों सारी बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप यहाँ पर ये जो कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं संरचनावाद के अंतर्गत, यहाँ पर जो कई सारी विचारधाराएँ हैं, इसको अगर आप समझ लेंगे तो और अच्छे से ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। जैसे कि विश्व प्रणाली सिद्धांत क्या है, निर्भरता सिद्धांत क्या कह रहा है, मार्क्सवादी विचारधाराएँ क्या कह रही हैं। तो जब हम इन सभी बातों को समझ लेंगे तो और अच्छे से सारी बातें हमें समझ में आएंगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पर संरचनावाद को समझ रहे हैं। अब संरचनावाद के अंतर्गत कई सारी बातें हैं, ठीक है, एक एक करके यहाँ पर हम सारी जो भी मतलब सिद्धांत हैं उन्हें समझेंगे तो चीज़ें हमें और अच्छे से क्लियर होंगी।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण वगैरह है, तो इसके हम यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभिक आर्थिक विचार और मार्क्सवादी आलोचना। देखिए IPE यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में संरचनावाद की उत्पत्ति का पता पारंपरिक और मार्क्सवादी आर्थिक विचारों से लगाया जा सकता है। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो जैसे पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की कामकाज को समझने के लिए आधार तैयार किया, तुलनात्मक लाभ और मूल्य के श्रम सिद्धांत जैसी अवधारणाओं पर जोर दिया। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इन विचारों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद एक शोषणकारी व्यवस्था है जिसमें मजदूरों का शोषण होता है और अमीर और गरीब के बीच संघर्ष, वर्ग संघर्ष पैदा होता है। मार्क्स के मुताबिक पूंजीवाद में अंतर्निहित समस्याएं हैं जो समय समय पर आर्थिक संकटों को जन्म देती हैं। इन आलोचनाओं ने संरचनावादी दृष्टिकोण को जन्म दिया जो यह समझने की कोशिश करता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में असमानताएं कैसी बनी रहती हैं। देखिए दोस्तों, मार्क्सवादी आलोचना, अब मार्क्सवादी जो आलोचना है पूंजीवाद को लेकर, ये संरचनावाद की उत्पत्ति में एक अहम योगदान करता है। मतलब अहम योगदान, ये जो मतलब मार्क्सवाद की जो आलोचना है पूंजीवाद को लेकर, इसका एक अहम योगदान है संरचनावाद की उत्पत्ति में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही बताया जा रहा है जैसे कि ये जो पहला यहाँ पर पॉइंट है, इसमें यहाँ पर यही बातें बताई जा रही हैं, जैसे कि एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो की बातें बताई जा रही हैं कि इन्होंने किस तरह से पूंजीवाद की बात की, और ये जो पूंजीवाद से संबंधित इनके जो विचार थे, कार्ल मार्क्स ने इन विचारों की आलोचना की और पूंजीवाद को एक शोषणकारी व्यवस्था बताया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम संरचनावाद को समझ रहे हैं। संरचनावाद के शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, संरचना, ये स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करता है। अब देखिए, ये जो संरचनावाद है ये समझने का प्रयास करता है कि वैश्विक स्तर पर जो असमानताएं हैं वो क्यों हैं, वो कैसे हैं। इसके लिए ये जो वैश्विक स्तर पर जो संरचनाएं हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो व्यवस्था है, इस पर फोकस करता है। और अब हम दोस्तों यहाँ पर संरचनावाद को ही समझ रहे हैं, और संरचनावाद के अंतर्गत हमें कई सारे विचार देखने को मिलते हैं, जैसे कि मार्क्सवादी आलोचना हो गई, या निर्भरता सिद्धांत, या कुछ दूसरे कई सारे विचार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये शोषणकारी व्यवस्था है। कार्ल मार्क्स ने जो पूंजीवाद है इसका मतलब इसकी आलोचना, पूंजीवादी विचारों की आलोचना की, और इनके जो विचार थे, मतलब पूंजीवाद को लेकर इनकी जो आलोचनाएं थी, इसने संरचनावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति में एक अहम भूमिका निभाई। अब दोस्तों, संरचनावाद के अंतर्गत ही आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं निर्भरता सिद्धांत और वैश्विक दक्षिण की। 20वीं सदी के बीच में यह विचार आया कि दुनिया की आर्थिक प्रणाली इस तरह से बनी है कि अमीर देश तो विकसित होते रहते हैं, लेकिन गरीब देशों की गरीबी और पिछड़ापन बढ़ता जाता है। राउल प्रेबिस, फर्नांडो कार्डोसो और आंद्रे गंडर फ्रैंक जैसे विद्वानों ने कहा कि अमीर देश गरीबों का शोषण करते हैं। यह शोषण संसाधनों के असमान आदान प्रदान, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभुत्व और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए होता है, जो इन देशों की गरीबी बनाए रखता है। मतलब दोस्तों, यहाँ पर कहने का यह है कि जो निर्भरता सिद्धांत है वो ये कहता है कि दुनिया की आर्थिक प्रणाली ही कुछ ऐसी बनी हुई है जिसमें अमीर देश और भी ज़्यादा अमीर होता चला जाता है, और एक जो गरीब देश है, ठीक है, वो और भी गरीब होता चला जा रहा है। तो निर्भरता सिद्धांत पूरी तरह यहाँ पर जो दुनिया की आर्थिक प्रणाली है तो उसके बारे में बात करता है कि उसमें ही ऐसी चीज़ है, ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे अमीर देश और भी ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब देश और भी ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम बताए गए हैं जिन्होंने ये कहा कि जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों का शोषण करते हैं, और ये शोषण संसाधनों का समान आदान प्रदान, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व, कि जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, वहाँ पर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं उनका प्रभुत्व हो जाता है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, ठीक है, इनके द्वारा भी जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों का शोषण करते हैं, ऐसा इन विद्वानों ने कहा। संक्षेप में निर्भरता सिद्धांत यह बताता है कि कैसे वैश्विक आर्थिक असमानताएं एक संरचनात्मक समस्या है। ठीक है, ये किस तरह, देखिए दोस्तों, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो ये बता रहा है कि जो वैश्विक आर्थिक असमानताएं हैं वो किस कारण से हैं, वो संरचनात्मक समस्या है। मतलब यह है कि वैश्विक स्तर पर ऐसी प्रणाली बनाई गई है जिसके अंतर्गत असमानताएं हैं।
मतलब ये कि ये एक संरचनात्मक समस्या है जो अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई को बढ़ाती है। आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको निर्भरता सिद्धांत समझ में आया होगा। दोस्तों इसकी हेल्प से आपको और अच्छे से जो संरचनावाद है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों विश्व प्रणाली सिद्धांत और वैश्विक पूंजीवाद की। अब इसका क्या मतलब है तो इसे भी आप समझिए। इमैनुअल वॉलस्टीन का विश्व प्रणाली सिद्धांत यह बताता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 3 मुख्य हिस्सों में बटी होती है: कोर देश, अर्ध परिधीय देश और परिधीय देश। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक सिद्धांत है, इमैनुअल वॉलस्टीन का एक सिद्धांत है विश्व प्रणाली सिद्धांत। तो इसमें ये कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 3 मुख्य हिस्सों में बटी होती है। अभी हम इसे समझेंगे, इसके द्वारा इसे समझने के बाद जो संरचनावादी जो विचार है ये समझने में हमें और आसानी होगी। इसकी सहायता से जो संरचनावाद का टॉपिक है वो और अच्छे से क्लियर होगा। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था 3 मुख्य हिस्सों में बटी होती है, ऐसा इस सिद्धांत में कहा गया है। पहला है कोर देश। ये कोर देश कौन है? तो कोर देश वो देश हैं, ये मुख्य रूप से विकसित देश हैं जो वित्त, प्रौद्योगिकी और बाज़ारों पर नियंत्रण रखते हैं। ये देश आमतौर पर ग्लोबल नॉर्थ में स्थित होते हैं। वे अन्य देशों से सस्ते कच्चे माल और श्रम लेते हैं और बदले में उच्च मूल्य के उत्पाद बेचते हैं। अर्ध परिधीय देश, ये देश कोर और परिधीय देशों के बीच आते हैं। इनमें कुछ विकसित और कुछ विकासशील तत्व होते हैं। ये देश खुद भी उत्पादों का निर्माण करते हैं और कुछ हद तक कोर देशों के लिए संसाधन भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा परिधीय देश, ये मुख्य रूप से विकासशील या गरीब देश होते हैं जो कच्चे माल और सस्ते श्रम के स्रोत होते हैं। इनका आर्थिक नियंत्रण कोर देशों के हाथ में होता है, जिससे इन्हें लगातार शोषण का सामना करना पड़ता है। वॉलरस्टीन के सिद्धांत में यह समझा जा सकता है कि कैसे वैश्विक पूंजीवाद में अमीर और गरीब देशों के बीच असमानताएं बढ़ती रहती हैं। कोर देश हमेशा से परिधीय देशों का शोषण करते हैं और यही असमानताएं बनी रहती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सारी बातों को समझिए। आई होप यहाँ तक आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, लेकिन मैं आपको और अच्छे से यहाँ पे डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए ये जो सिद्धांत है इमैनुअल वॉलरस्टीन का, ये जो विश्व प्रणाली का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने कहा कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो 3 मुख्य हिस्सों में बटी रहती है। पहला है कोर देश, दूसरा है अर्ध परिधीय देश और तीसरा है परिधीय देश। अब यहाँ पे ये क्या बताते हैं, ये कहते हैं ये जो कोर देश हैं ये अमीर देश हैं, पूरी तरह अमीर हैं, ये पूरी तरह विकसित हैं। ठीक है, इनका वित्त, प्रौद्योगिकी और बाज़ारों पर अच्छा नियंत्रण होता है और ये आमतौर पर ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं। और ये क्या करते हैं कि ये अन्य देशों से सस्ते कच्चे माल और श्रम लेते हैं और बदले में उच्च मूल्य का उत्पाद बेचते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो कोर देश हैं, ठीक है, जिसमें ये जो विकसित देश हैं, ये क्या करते हैं, ये परिधीय देशों से कच्चा माल ले लेते हैं और यहाँ पर परिधीय देशों में श्रम होता है, यानी कि जो श्रम होता है यहाँ पर वो बहुत सस्ते में मिल जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये परिधीय देशों के कच्चे माल और सस्ते श्रम का प्रयोग करते हैं और उसकी सहायता से ये उच्च मूल्य का उत्पाद बनाते हैं और फिर उस उच्च मूल्य के उत्पाद को ये बेचते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो कोर देश हैं ये क्या करते हैं, ये जो मतलब गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उन्हीं के संसाधनों का प्रयोग करते हैं और फिर जो मतलब संसाधनों का प्रयोग करने के बाद उच्च मूल्य के जो उत्पाद बनाते हैं और उसको बेचते हैं। मतलब ये जो व्यवस्था है इसमें ये देखा जाता है कि जो परिधीय देश हैं इनको मतलब इनका शोषण होता है। अब यहाँ पर जो वॉलरस्टीन है वो यही कह रहे हैं कि ये जो वैश्विक पूंजीवाद है इसमें अमीर और गरीब देशों के बीच असमानताएं बढ़ती रहती हैं, क्योंकि जो अमीर देश हैं वो क्या करते हैं, वो सस्ते श्रम का प्रयोग करते हैं परिधीय देशों से। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई देश है, ठीक है, कोई विकसित देश है, तो वो मान लीजिए कि किसी विकासशील देश में कोई फैक्ट्री लगा देता है। ठीक है, अब वहाँ पे उसको सस्ता श्रम मिल जाता है और वहाँ पे वो कच्चे माल का प्रयोग कर लेता है, मतलब सस्ता कच्चा माल और सस्ता श्रम उसे मिल जाता है, जिसकी सहायता से वो उच्च मूल्य का मतलब एक महंगा सामान बनाता है और उसको फिर वो बेचता है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। बाकी यहाँ अगर हम बात करें अर्ध परिधीय देश की, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि ये देश कोर और परिधीय देशों के बीच में आते हैं। इनमें कुछ विकसित और कुछ विकासशील तत्व होते हैं। ठीक है,
आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब नवग्राम्शियन विश्लेषण और आधिपत्य की। रॉबर्ट कॉक्स और स्टीफन गिल जैसे विद्वानों ने इटालियन मार्क्सवादी एंटोनियो ग्राम्स्की के विचारों को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का एक नया दृष्टिकोण पेश किया। उनके अनुसार बड़े और शक्तिशाली देश, खासकर पूंजीवादी वर्ग, विश्व बैंक, IMF और WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना। संरचनावाद के यहाँ पर हम संरचनावाद को ही समझ रहे हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नवग्राम्शियन विश्लेषण और आधिपत्य की। अब जब हम इस विचार को समझ लेंगे तो इससे हमें जो संरचनावाद का विषय है वो और अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए हम इसको भी समझ रहे हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पर कुछ विद्वानों के नाम बताए गए हैं, रॉबर्ट कॉक्स और स्टीफन गिल जैसे कुछ प्रमुख विद्वान रहे हैं, जिन्होंने एक इटालियन मार्क्सवादी विचारक रहे हैं एंटोनियो ग्राम्स्की, तो इनके विचारों को आगे बढ़ाया और नवग्राम्शियन विश्लेषण और आधिपत्य का ये विचार सामने रखा। इस विचार में क्या कहा गया है यहाँ पर, तो इनका विचार है कि बड़े और शक्तिशाली देश, खासकर पूंजीवादी वर्ग, विश्व बैंक, IMF और WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। मतलब जो बड़े देश हैं वो विश्व बैंक, IMF और WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। इन संस्थानों के माध्यम से वे नीतियां लागू की जाती हैं। देखिए, इन संस्थानों के माध्यम से वे नीतियां लागू की जाती हैं जो अमीर देशों के हितों को बढ़ाती हैं और गरीब देशों की विकास योजनाओं को हाशिए पर डाल देती हैं। इस विचारधारा को नव उदारवादी कहा जाता है, जो अमीर देशों के आर्थिक प्रभुत्व को मजबूत करती है। दोस्तों बहुत सिंपल है, यहाँ पर नवग्राम्शियन विश्लेषण में यही कहा जा रहा है कि जो अमीर देश हैं, जो विकसित देश हैं, स्पेशली जो पूंजीवादी वर्ग है, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से क्या करते हैं, अपना विश्व में प्रभुत्व स्थापित करते हैं। ठीक है, और इन संस्थानों में ऐसी नीतियाँ लागू की जाती हैं जो इनके हित में होती हैं। ठीक है, नवग्राम्शियन दृष्टिकोण यह बताता है कि दुनिया में ऐसे कई आंदोलन हैं जो इस आधिपत्य शक्ति का विरोध करते हैं। ये आंदोलन नई वैकल्पिक विकास योजनाओं को लेकर आते हैं और मौजूदा शक्ति संरचनाओं को चुनौती देते हैं। नवग्राम्शियन जो दृष्टिकोण है वो ये विचार रखता है कि जो ये आधिपत्य है, ये जो मतलब विश्व में जो बड़े जो देश हैं, जो मतलब जो विकसित देश हैं, स्पेशली जो पूंजीवादी वर्ग है, ठीक है, वो अपना जो प्रभुत्व स्थापित करने का मतलब जो विश्व में जो प्रभुत्व स्थापित करता है, इसका विरोध भी होता है। समकालीन प्रासंगिकता। संरचनावाद आज भी वैश्विक असमानताओं और शोषण को समझने में मदद करता है। हालांकि इसकी आलोचना यह है कि यह कभी-कभी बहुत ज़्यादा संस्थागत ताकतों पर ध्यान देता है और बदलाव की संभावनाओं को कम कर देता है। ठीक है, इसकी आलोचना का मतलब यह है कि ये जो संरचनावाद है, हालांकि ये उपयोगी, मतलब आज भी ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, जो वैश्विक स्तर पर असमानताएँ हैं उनको समझने में ये मदद करता है, लेकिन इसकी भी आलोचना की जाती है। तो दोस्तों, संरचनावाद आज भी वैश्विक असमानताओं और शोषण को समझने में काफ़ी मदद करता है। हालांकि इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पर संरचनावाद के टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने संरचनावाद के टॉपिक को कवर किया। देखिए, ये जो संरचनावाद है ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में यही समझने का प्रयास करता है कि ये जो असमानताएं वगैरह हैं वो कैसे काम करती हैं। इसके लिए दोस्तों ये ऐतिहासिक शोषण पर भी ध्यान देता है कि किस तरह से इतिहास में मतलब ऐतिहासिक शोषण हुआ है जो गरीब देश हैं उनका, और जो संस्थागत चीज़ें हैं उन पर भी ये फोकस करता है कि जो व्यवस्था है, ठीक है, उस पर ये ध्यान देता है, या जो अलग अलग संस्थाएँ हैं उनकी भी बात करता है। यहाँ पे हमने दोस्तों यहाँ पे समझा जो जैसे कि यहाँ पे हमने मार्क्सवादी आलोचना को देखा कि किस तरह से जो कार्ल मार्क्स हैं या जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो पूंजीवाद की आलोचना करती है। ठीक है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसकी निर्भरता सिद्धांत को हमने समझा यहाँ पर कि जो निर्भरता सिद्धांत है वो यही कह रहा है कि जो आर्थिक प्रणाली है दुनिया की वो कुछ ऐसी बनी हुई है जिसमें अमीर देश और अमीर हो रहे हैं और गरीब देश और गरीब हो रहे हैं। इसको अभी हमने यहाँ पर समझा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने विश्व प्रणाली सिद्धांत को समझा। ठीक है, इमैनुअल वॉलरस्टीन का विश्व प्रणाली जो सिद्धांत है इसको हमने समझा। कोर देश, अर्ध परिधीय देश और परिधीय देश के बारे में यहाँ पे जो भी बातें इन्होंने बताई इसको अभी हमने समझा। इसके बाद यहाँ पर हमने नवग्राम्शियन विश्लेषण और आधिपत्य का ये जो विचार है इसको अभी यहाँ पर हमने समझा।
जिसकी सहायता से जो संरचनावाद का टॉपिक है आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।